प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के इस अध्याय में, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, के विषय पर चर्चा करेंगे। मैं इस विषय के अंतर्गत ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह अधिकाधिक धन कमाना था। प्लासी के युद्ध की विजय ने अंग्रेज़ों को एक सुदृढ़ उपजाऊ क्षेत्र का स्वामी बना दिया था। उन्हें भारत के एक हिस्से में राजनीतिक सत्ता प्रदान कर दी थी। अंग्रेज़ों ने इस राजनीतिक सत्ता का पूरा उपयोग अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किया। उन्होंने वहाँ की सारी पुरातन व्यवस्था में परिवर्तन कर नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। चूँकि भारत में राजस्व का मूल स्रोत भूमि कर था, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि भारत में आय का जो साधन था वो एग्रीकल्चर था। प्रमुख जो स्रोत था वो कृषि था। अतः भूमि कर राजस्व का मूल स्रोत था जिसके द्वारा आय होती थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन भू पद्धति, स्वामित्व की धारणाओं, लगान में परिवर्तन, अधिक से अधिक राजस्व की मांग, इन सब चीज़ों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था। समस्त देश के कृषि व्यवस्था में एक प्रकार से खलबली सी मच गई थी। एक विकृत आधुनिकता सी छा गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जाने वाली भू पद्धति में स्थायी बंदोबस्त का स्थान महत्वपूर्ण है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। भारत आगमन पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी नियुक्ति के समय यह हिदायत दी जाती है कि वह भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकालें जिससे कंपनी तथा सरकार दोनों के हितों की रक्षा हो सके। बंगाल आने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की प्रचलित भूमि कर लगान पद्धति का विस्तृत अध्ययन किया। उसने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सॉर, रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट के साथ मिलकर बंगाल की लगान व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने इस चर्चा में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। पहला, समझौता किसके साथ किया जाए। समझौता किसान के साथ हो या कि जमींदार के साथ। दूसरा जो विषय था वो था राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लेना चाहिए, उसका क्या आधार होना चाहिए। और तीसरा जो विषय था वो था जो भी व्यवस्था लागू की जाए वो एक हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाए या एक निश्चित काल के लिए की जाए। इन 3 प्रश्नों को लेकर जॉन सॉर और जेम्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस के बीच मतैक्यता का अभाव था। तीनों के मध्य इन तीनों बिंदुओं को लेकर विचारों में एकता नहीं थी। जेम्स ग्रांट का मानना था कि भूमि पर राज्य का अधिकार हो, अतः सरकार जमींदार तथा किसान जिसके साथ चाहे सभी के साथ समझौता कर सकती है। जमींदार तो मात्र भूमि पर लगान के संग्रहकर्ता के रूप में उसकी भूमिका है।
इसके विपरीत जॉन सॉर का मानना था कि जमीन का स्वामी जमींदार है और वह जमीन को अपनी इच्छा अनुसार बेच भी सकता है। उसके पश्चात जमीन पर उसके बच्चों का आधिपत्य होगा, जमींदार और जमींदार के बाद उसके बच्चे। कॉर्नवालिस ने जॉन सॉर के विचारों का समर्थन किया और भूमि पर जमींदार का अधिकार मान लिया। द्वितीय प्रश्न के संदर्भ में ग्रांट ने लगान की अधिकतम सीमा 1765 में की जाने वाले कर के द्वारा निश्चित करना चाहा। जॉन सॉर का यह मानना था कि 1765 में लिए जाने वाले कर की सीमा आज की दृष्टि में कम है, अतः 1790-91 ईस्वी में जितना राजस्व एग्रीकल्चर से लिया जाता है उसे आधार माना जाना चाहिए। 1790-91 में कर की जो सीमा थी वो 2 करोड़ 68 लाख रुपए थी। तृतीय प्रश्न के संदर्भ में सॉर की धारणा थी कि व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि यह व्यवस्था 10 वर्ष है वह इतना कम समय होता है कि जमींदार स्थायी सुधार करने में असमर्थ रहेंगे इस छोटे से काल में। इस व्यवस्था को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। 22 मार्च 1793 में इसे घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के अनुसार जो पहली बात तय की गई वो ये की गई कि जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका पैतृक अधिकार माना गया। जमींदारों को उनकी भूमि से तब तक अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो निर्धारित लगान चुकाते रहेंगे। अगर लगान चुकाने में असफल होता है जमींदार तो सिर्फ उसी स्थिति में उसे भूमि के स्वामित्व से हटाया जा सकता है, वरना जब तक वो निश्चित लगान निर्धारित समय के अंदर जमा कराता रहेगा तो उसे भूमि के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता। दूसरी जो व्यवस्था की गई, जमींदारों को भूमि खरीदने तथा बेचने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। सरकार का इस व्यवस्था के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसान के साथ किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, क्योंकि लगान वसूल करने वाली शक्ति थी जमींदार और लगान प्राप्त करने वाली शक्ति थी अंग्रेज कंपनी। तो इसमें किसान कहीं परिदृश्य में नहीं था। जो अन्य महत्वपूर्ण बात की गई, जमींदारों से लिए जाने वाला कर हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। जमींदार लगान का 8/9 भाग कंपनी को देगा तथा 1/9 भाग अपने पास रखेगा। इस नई व्यवस्था को लागू करते समय कॉर्नवालिस ने कहा था कि यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च करने वाले वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सके और किसानों की रक्षा भी कर सके। कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस व्यवस्था के पीछे कंपनी के कुछ निश्चित लक्ष्य थे, जैसे कंपनी के कर्मचारियों को लगान वसूल करने के दायित्व से मुक्ति मिल सके। मतलब एक लक्ष्य ये था कि कंपनी लगान वसूल करने के लिए कर्मचारियों का चयन ना करे, कर्मचारियों की नियुक्ति ना करे, तो उस बोझ से कंपनी बच सके। दूसरा क्या है कि इस व्यवस्था के द्वारा कॉर्नवालिस भूमि की उर्वरकता बढ़ाना भी चाहता था। इसके अलावा कॉर्नवालिस इस व्यवस्था के द्वारा जमींदारों का एक ऐसा वर्ग भी निर्मित करना चाहता था जो हमेशा हर स्थिति में सरकार का स्वामी भक्त तथा सरकार का वफादार बना रहे। कॉर्नवालिस अपने इन उद्देश्यों में एक निश्चित सीमा तक सफल हुआ। इसका निर्धारण इस व्यवस्था के गुण तथा दोषों के आधार पर किया जा सकता है। संक्षेप में
जो स्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानियां हैं, गुण या दोष हैं, उसके बारे में मॉर्समैन नामक विद्वान ने कहा था, स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा करते हुए ये कहा था कि इट वाज ए ओल्ड ब्रेव एंड वाइज मेजर। इसी प्रकार पी रॉबर्ट्स ने भी लिखा था कि स्थायी भू बंदोबस्त में उस अस्त व्यस्त प्रणाली की अपेक्षा जिसके स्थान पर इसे लाया गया था कई महत्वपूर्ण लाभ थे। कॉर्नवालिस द्वारा प्रतिपादित इस व्यवस्था ने अंग्रेज कंपनी को अनेक प्रकार से लाभान्वित किया। इन लाभों में पहला था स्थायी बंदोबस्त के द्वारा एक निश्चित धनराशि भूमि कर के रूप में सरकार को प्राप्त होना निश्चित हो गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के चलते सरकार को की जो आय है वो एक निश्चित हो गई, उसमें किसी प्रकार की कम और बेसी की गुंजाइश खत्म हो गई। इस आय को प्राप्त करने के लिए कंपनी को किसी प्रकार का परिश्रम भी नहीं करना होता था। अब किसी भी प्रकार की स्थिति हो, अकाल पड़े, वर्षा कम हो, वर्षा अधिक अतिवृष्टि हो या और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, सरकार राजस्व या भू राजस्व की ओर से इस व्यवस्था को करके निश्चित हो गई थी। उसकी आय में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दूसरा क्या है कि इस व्यवस्था के द्वारा कृषि उत्पादन की दर में वृद्धि हुई, क्योंकि लगान चुकाने के पश्चात जो हिस्सा बचता है वो किसान का होता है, तो किसान भी ये प्रयास करने लगा कि उत्पादन अधिक से अधिक हो। फिर क्या है, इस व्यवस्था के चलते जमींदार वर्ग ने कृषि व्यवस्था के सुधार में, कृषि की दशा के सुधार में रुचि लेना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसकी आय भी कृषि की उन्नति के साथ जुड़ गई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी, इस व्यवस्था से भारत में एक ऐसा वर्ग कंपनी को प्राप्त हो गया जो किसी भी स्थिति में उसका समर्थक था। कंपनी ने इस व्यवस्था के द्वारा जमींदारों के हितों का पोषण किया था। अतः इस वर्ग का अंग्रेजों का स्वामी भक्त होना निश्चित हो गया और 1857 के विद्रोह में बंगाल का जमींदार वर्ग अंग्रेजों को बचाने में लगा रहा। 1857 की घटना ने यह निश्चित कर दिया या यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज कंपनी को बचाने में या अंग्रेजों के राज्य को बचाने में जो उसका स्वामी भक्त वर्ग था, उस वर्ग ने महती भूमिका निभाई थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस बात को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्य अर्थात स्थायी बंदोबस्त महत्वपूर्ण था। जमींदार लोग ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा में रुचि लेने लगे। विद्रोह के समय भी उनकी जो वफादारी थी वो दृढ़ रही। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था पूरी तरीके से सफल थी। एक अन्य इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा है कि इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों ने इसकी आर्थिक हानियों को संतुलित कर दिया, यानी कि इस व्यवस्था से होने वाली अगर भविष्य में आर्थिक हानि होने वाली थी तो, लेकिन 1857 में जो राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए वो इसने कंपनसेट कर दिए। तो इस प्रकार से एक इतिहासकारों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि इस व्यवस्था के उपरयुक्त लाभ थे। अब अगर दोषों की बात करें तो स्थायी व्यवस्था में अल्पकालीन व्यवस्था के दोष थे।
कृषकों को तंग करना, व्यवस्था के अंतिम दिनों में भूमि में कम फसल उगाने की ओर रुझान, जिससे कि कम कर देना पड़े आदि अब नहीं रहा। अब कर की राशि निश्चित थी और अधिकाधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना था। ये जो बात थी, इस बात ने भी एक स्थायित्व प्रदान किया। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो छोटी छोटे टर्म की व्यवस्था लागू की जाती थी, जैसे 10 वर्षीय बंदोबस्त था, तो उसमें क्या है कि किसान इस बात के प्रति आशंकित रहता था कि हम जो भी कमाई करेंगे उस कमाई का अधिकांश हिस्सा कंपनी ले जाएगी। तो हम कमाई कम करेंगे तो अंग्रेज़ों के पास कम जाएगा, ज़्यादा कमाएंगे तो अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा जाएगा। यहाँ क्योंकि कर का निर्धारण हो गया था, अतः उस कर के अलावा जो भी उत्पादन होगा उस पर किसान का अधिकार होगा। तो इसके चलते किसानों को अतिरिक्त उत्पादन करने का भी प्रोत्साहन मिला। अब हम दृष्टि डालेंगे इस बंदोबस्त से होने वाली हानियों की तरफ। कॉर्नवालिस की बंगाल भूव्यवस्था प्रारंभिक तौर पे आमतौर पे लाभ प्राप्त करते हुए प्रतीत हुई थी, किंतु इस व्यवस्था ने उत्पीड़न एवं शोषण के तांडव नृत्य को जन्म दे दिया। जैसा कि हेल्मस ने लिखा है, स्थायी बंदोबस्त निराशामयी भूल थी। इस व्यवस्था के जो प्रमुख दोष हैं वो इस प्रकार हैं। स्थायी बंदोबस्त ने नंबर 1, किसानों को जो भूमि के वास्तविक मालिक थे उन्हें अपने घर में किराएदार बना दिया। जमींदारों के साथ किए गए इस समझौते के संबंध में मेटकॉफ का मानना था कि हमने एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार कर देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया है और दूसरों की संपत्ति उस स्वामी वर्ग के अधीन कर दी है। इस व्यवस्था में ऊपरी तौर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास जो प्रथा है, व्यवस्था है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। सरकार ने अपना भू राजस्व तो निश्चित कर लिया, लेकिन यह निश्चित नहीं किया कि वे किसानों से कितना लगान लेंगे। अतः किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाने लगा। अनेक बार तो लगान देने के बाद किसानों को जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। अतः ऐसी दशा में उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। जमींदारी व्यवस्था ने किसानों के शोषण को दोहरा बना दिया, एक और तो अत्यधिक लगान के रूप में और दूसरी ओर ऋण के रूप में दिए जाने वाले ब्याज के रूप में। तो इस व्यवस्था के चलते किसानों का दोहरा शोषण होने लगा। इसके अलावा इस व्यवस्था से एक यह दोष भी उत्पन्न हुआ कि बहुत से जमींदार गांवों को छोड़कर नगरों में बस गए। उन्होंने अपनी भूमि या अपनी जमींदारी में इंटरमीडिएट जमींदारों की नियुक्ति कर दी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जमींदार और कृषक के बीच एक बिचौलिए की व्यवस्था कर दी, जो अपने हित के लिए, अपनी आय के लिए वो अतिरिक्त कर वसूल किया करते थे। तो इससे किसानों की उन्नति की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। बंगाल की किसानों की दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती गई। एक इतिहासकार ने लिखा है कि युद्ध, अकाल, महामारी के नीचे अनुपस्थित जमींदारी है जो ग्रामीण समुदाय के लिए बहुत बुरी है। इस व्यवस्था से सरकार तथा कृषक के मध्य कोई संबंध नहीं रहा। फिर क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस व्यवस्था ने लंबे समय में कंपनी को बहुत घाटा पहुंचाया।
स्थायी बंदोबस्त करते समय भूमि तथा उसके भावी उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो आधार 1790 में तय किया गया वो ही आधार आगे भी चलता रहा। समय के साथ साथ भूमि तथा उत्पादन के भाव बढ़े, किंतु लगान की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लगान की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया से कंपनी को आर्थिक क्षति हुई। फिर इस व्यवस्था ने प्रारंभिक वर्षों में जमींदारों को भी संकट में ला दिया। सरकार द्वारा लगान वसूल करने के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए। जमींदारों तथा द्वारा लगान निश्चित दिन के सूर्यास्त तक जमा नहीं किए जाने पर जमींदारों को जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था या उनकी भूमि या उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। लगान वसूली की कठोरता के कारण जमींदारों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। 1797 में लगभग 17% जमींदारों ने जो भूमि थी वो वापस सरकार को सौंप दी। इस भूमि की नीलामी से कोई नया जमींदार भी बोली लगाने नहीं आया। तो इस प्रकार जो लाभ और हानि दोनों की दृष्टिकोण से इस व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यवस्था से अर्थात स्थायी बंदोबस्त से न तो कंपनी को ही लाभ हुआ, न ही बंगाल के किसान लाभान्वित हो सके। इस व्यवस्था का लाभ उठाने वाला वर्ग जो एकमात्र था वो था जमींदार वर्ग। कंपनी को इस व्यवस्था से घाटा उठाना पड़ा, परंतु उन्हें इस घाटे की क्षतिपूर्ति बंगाल में स्वामी भक्त वर्ग प्राप्ति से हो गई। एक इतिहासकार ने लिखा है कि स्थायी व्यवस्था 3 पार्टियों में से अर्थात जमींदार, किसान तथा राज्य में से जमींदारों के हितों की आंशिक रक्षा हुई, कृषकों की रक्षा स्थगित कर दी गई और राज्य के हितों को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। तो ये स्थायी बंदोबस्त था जो हमें उस समय की बंगाल की कृषि व्यवस्था पर या कृषि व्यवस्था के विषय में बताता है।